हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 9 जुलाई को काम पर जाने के लिए निकली कविता जाधव घर नहीं लौटी थी। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और कविता की कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या कविता अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी। वरुण, कविता गणपतिपुले गई थी ये तो तय है, और दिपेश का कहना यह है कि कविता के वहां साथ गई थी। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन क्या वहां पर वही हुआ जो दिपेश ने हमसे कहा? सर, मैंने रवि से भी बात की थी। उसने भी यही कहा था कि कविता गणपतिपुले के पास की जयगढ़ गांव को बिलोंग करती है। हालांकि अब वहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वरुण, याद है जब हमने दिपेश की पहली क्वेश्चनिंग की थी तो हमने उससे पूछा था, क्या ऐसा हो सकता है कि कविता किसी और के साथ चली गई हो? आपके कहने का मतलब है कि उसके पति के अलावा कोई और आदमी था उसकी लाइफ में? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि दीपेश ही हो? हेलो। हाँ सूरज भाऊ, मैं रवि, कविता का पति। हाँ बोला। सूरज भाऊ, आप कविता को इतने सालों से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं उसका अच्छा पति कभी नहीं बन पाया। रवि, साफ साफ बोलो, बात क्या है? सूरज भाऊ, क्या कविता का किसी दूसरे आदमी के साथ कोई रिश्ता था? देखो, कविता को मैं सिर्फ उसके काम से जानता था और ये उसकी पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आप ही ने उसे दीपेश पाटिल के यहाँ काम दिलवाया था ना, तो आपने खुद कविता की सिफारिश की थी या दीपेश पाटिल ने आपसे बात की थी? दीपेश ने कुछ नहीं कहा था, मैंने ही कविता का नाम रिकमेंड किया था। और अगर तुमने ये जानने के लिए फोन किया है कि दीपेश और कविता के बीच में अफेयर था या नहीं, तो तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो। सुनिए, आप 9 जुलाई को ही गणपतिपुले गए थे ना? क्यों? तुम्हें बताया तो था, क्यों पूछ रही है? मैंने पुलिस पूछ रही थी। किसी सब इंस्पेक्टर आपटे का फोन आया था, पूछ रहे थे कि आप गणपतिपुले गए थे। वो बात मुझे पता थी या नहीं? तो तुमने क्या कहा? यही कि मुझे पता था। पर ये पुलिस आजकल आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? वो हमारे ऑफिस में एक औरत थी ना, कविता जाधव, वो अचानक फैमिली को छोड़कर कहीं गायब हो गई। उसी की इंक्वायरी चल रही है। आप उसी के साथ गणपतिपुले गए थे ना? हाँ देखो कविता, अब तुम अपना डेली सोप वाला दिमाग लगाकर कुछ उल्टा सीधा मत सोचने लगो। कविता एक भली औरत थी, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। उस दिन वो कुछ ज्यादा ही अपसेट थी, इसीलिए तो मैं उसके साथ चला गया ताकि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। लेकिन पुलिस अब मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, रूटीन इंक्वायरी है। 9 जुलाई को दिपेश पाटिल और कविता जाधव ने जब चेक इन किया तो आपने उनके आईडी प्रूफ तो लिए ही होंगे? यस सर, फाइल में होंगे, मैं अभी आपको ढूंढ कर देती हूँ। उसके ही अगले दिन ये आदमी इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ आया था? जी सर, हालांकि उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, मेरी कोलीग अंजलि ड्यूटी पर थी। यस सर, मिस्टर दीपेश उस दिन काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे और उन्होंने पूछा भी था ये कविता मैडम के बारे में कि कहीं वो आई तो नहीं थी रूम की चाबी लेने के लिए। मैडम, मेरे साथ जो लेडी आई थी कविता, वो यहाँ आई थी चाबी लेने? नहीं सर, चाबी तो यहीं पे लगी हुई है। ये ध्यान से देख। नारियल की तरह मेरे को सबके शकल भी एक जैसी लगती है। वैसे ये आदमी जिसकी फ़ोटो दिखाई आपने, इसका चेहरा बराबर याद है। ये 2 बार आया था यहाँ एक औरत के बारे में पूछने के लिए। अरे भाव, उस औरत को देखा जो मेरे साथ वहाँ पे बैठी हुई थी? औरत मेरे साथ बैठी थी ना वहाँ पे? नहीं साहब, मेरा ध्यान नहीं था उधर। अरे भाव, याद नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले 2 नारियल पानी लेकर मैं वहाँ पे बैठा था उस औरत के साथ। आप देखा होता तो बताने में मेरा क्या जाता है साहब। वो आदमी थोड़ी देर बाद फिर से पूछने आया था, काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए साहब उसकी शक्ल दिमाग में छप गई। दीक्षित साहब, आपका मैसेज मिलते मैंने पूरे गांव की छानबीन की, लेकिन कविता जाधव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, वो थी इसी गांव की, लेकिन अब उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता।
यानी दीपेश सच कह रहा है, कविता उसके साथ गणपति पुले गई थी और फिर वहीं से कहीं चली गई। और सर कविता का मोबाइल भी गणपति पुले में ही स्विच ऑफ हुआ था। गवाह और सबूत दोनों से यही साबित हो रहा है। हो सकता है कविता ने गणपति पुले पहुंचने के बाद यह फैसला लिया हो कि उसे आगे क्या करना है और फिर चल पड़ी हो अपनी नई मंजिल की ओर। नहीं साहब, मैं अभी भी नहीं मान सकता हूं कि कविता इस तरह हमें छोड़कर जा सकती है। हमने उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके गांव भी होकर आए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारी पत्नी अपनी मर्जी से कहीं चली गई और उनका वापस लौटने का कोई इरादा ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तुम दोनों बेहतर समझ सकते हो। देखो, ये मैं कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर शायद सच यही है। साहब, उस दीपेश पाटिल का कविता के गायब होने में कुछ तो लेना देना है। रवि, तुम्हारा शक करना जायज है, लेकिन हमने पूरी तरह से जांच की है और हमारी तहकीकात में दीपेश की कही हर बात सही साबित हुई है। एक भी सुराग हमें ऐसा नहीं मिला है जिससे यह लगे कि दीपेश झूठ बोल रहा है। सॉरी रवि, अब यह केस यहीं क्लोज होता है। अपनी उदासी को समेटे रवि फिर से काम पर लग गया। कविता के जाने के बाद उसमें आया बदलाव बरकरार रहा। अजय भी काम में मन लगा रहा था। कविता की गैर मौजूदगी ने उसके पति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया और उसके बेटे को भी। दोनों को बेहद दुख था कविता को इस तरह से खो देने का। कविता की कमी तो खल रही थी, लेकिन सबकी जिंदगी अपनी गति से चलती रही। हालांकि एक सवाल सबके मन में रह रह कर उठता था, आखिर कविता थी कहां? सर, वरुण को बुलाओ। जी सर। वरुण, कविता जाधव केस में कोई अपडेट हुई? उसने अपने पति, बेटे या बॉस को कोई कॉल किया हो? लगता तो नहीं है सर। मैंने उन सबसे कह रखा है कि अगर कविता उन्हें कांटेक्ट करे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। वैसे कुछ खटक रहा है क्या आपको सर? पता नहीं। इस केस के बारे में जब भी सोचता हूं हमेशा यह केस मुझे अधूरा ही लगता है। 9 जुलाई को एक औरत बिना बताए अचानक कहीं चली गई। फिर वो अपने पति के मोबाइल पर एक मैसेज भेजती है कि वो अब कभी नहीं आएगी, और फिर उसके अगले दिन 10 जुलाई को वापस मैसेज भेजती है। क्यों? दोबारा मैसेज भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है सर, शायद कविता के लिए यह फैसला लेना आसान तो नहीं रहा होगा। उसने जब पहला मैसेज भेजा होगा तो उस वक्त वो श्योर नहीं होगी। वो शायद अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहती होगी और अगले दिन उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। क्या यह भी हो सकता है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत हो? ऐसा तो तभी हो सकता है सर जब किसी का इरादा कविता को नुकसान पहुंचाने का, शायद जान से मार डालने का। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वरुण, एक काम करो, डायरी में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करो। मुझे नहीं लगता अभी इस केस में इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है। तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन तहकीकात खत्म होने के कुछ महीनों बाद फाइलों के नीचे दबा कविता जाधव का केस फिर से उभर कर आया। कविता जाधव, उम्र 42 साल, हाइट 5 फुट 3 इंच, 9 जुलाई 2015 से लापता। उम्र 38 से 46 के बीच, हाइट 5 फुट 3 इंच। सर, मुर्दाघर से एक सर्कुलर आया है लावारिस लाशों के दाह संस्कार के बारे में। तो सर, मैं सबकी डिटेल पढ़ रहा था, तभी मेरे ध्यान में कुछ आया। क्या उसमें ऐसा कोई है जो हमारे किसी केस से जुड़ा है? सिमिलरिटीज तो हैं। उम्र और हाइट के साथ साथ पहनावा भी मैच कर रहा है। मरने वाली औरत ने भी साड़ी पहन रखी है। रवि ने भी हमसे यही बताया था कि कविता जाधव हमेशा साड़ी पहनती थी, है ना? राइट सर। ये बॉडी 29 जुलाई को मिली थी ना? जी हाँ सर। और डायरी में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी हमने 21 जुलाई को, और शायद उसी दिन हमने इस केस को आखिरी बार डिस्कस भी किया था। वरुण, इस केस में हमसे कुछ छूट तो नहीं गया है? लाश काफी सड़ी हुई हालत में हमें नुपुर नाका के पास मिली थी। कब मिली थी लाश? 29 जुलाई की सुबह एक टूटे हुए मकान में।
बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि पहचान पाना नामुमकिन था। तो हमने बॉडी पे जो भी कपड़े और हाथ से तावीज मिला वो एविडेंस के तौर पे रख लिया। एग्जैक्ट दिन कह पाना बड़ा मुश्किल है। लाश काफी बुरी तरह से सड़ चुकी थी। हाँ, लेकिन मौत को 1 हफ्ते से ऊपर हुआ होगा। मौत हुई कैसे? स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, विंड पाइप भी चोक हो चुकी थी। इसका मतलब मौत या तो ब्रूटल असॉल्ट से हुई है या फिर गला घोटने से। अगर जुलाई के महीने में इस बॉडी की आपने डिटेल सर्कुलेट की थी तो फिर हमें मिली क्यों नहीं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है। हमने स्टेट के सारे पुलिस स्टेशंस में सर्कुलर भेजा था, जैसे कल फाइनल सर्कुलर भेजा, क्योंकि इस लाश का जल्द से जल्द दाह संस्कार कराना बहुत जरूरी है। तुझे ये मैं बार बार बोलती हूँ पसंद नहीं आता है ना? एक दिन ये बोलना भी बंद कर दूं कि उस घर में रहना भी, फिर ढूंढ लाना किसी को जो तुम दोनों का ख्याल रखे और तुम दोनों को झेले भी। हाँ साहब, वो कविता ही थी, मेरी बीवी। साहब, आईने खुदकुशी की थी? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मारा गया, हत्या की गई थी उनकी। आप दोनों ने ताबीज और साड़ी देखकर उनकी पहचान तो कर ली है, फिर भी हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। साहब, उस दीपेश का हाथ है इसमें। उसकी एक भी बात पे मुझे पहले से यकीन नहीं था। मैं कविता को 22 सालों से जानता हूं साहब। वो इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकती। वो उस दीपेश के साथ इतनी दूर इस तरह क्यों जाएगी? हाँ साहब, बाबा बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, ऐसा कभी नहीं कर सकती। सब वो दीपेश को छोड़ना मत। उसकी हर बात झूठी है साहब। उसी ने मारा है कविता को, उसको छोड़ना मत साहब। सुनिए, आज डब्बे में गोभी की भाजी चलेगी ना? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हो रहा है आपको? दीपेश, 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 दीपेश। सर, दीपेश पाटिल को हार्ट अटैक आया है। क्या? जी हाँ सर, माइल्ड अटैक है, फिलहाल आईसीयू में है वो। खतरे की कोई बात नहीं है, बहुत ही माइल्ड अटैक था। डॉक्टर, हम दीपेश पाटिल से कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपके हिसाब से कब मुनासिब होगा? अगले 48 घंटों तक हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं। अगर सब नॉर्मल रहा तो 2 से 3 दिन बाद आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। वरुण, मुझे लगता है दीपेश और कविता के बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं था, जैसा कि दीपेश ने कहा। सर, दीपेश का कहना था कि कविता गणपति पुले से गायब हुई थी, जबकि उसकी लाश मिली पनवेल से। हो सकता है दोनों वापस लौटे हों। ये दीपेश हमें पूरी कहानी नहीं सुना रहा है। हालांकि कविता के फोन रिकॉर्ड्स से तो ये नहीं लगता कि वो मुंबई वापस लौटी थी। सर, एक ऐसे अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में आया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक शराबी निकम्मे पति को पता चला कि उसकी बीवी किसी के साथ चली गई है, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। इस बात पे उसे गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को ढूंढा और मार दिया। उसके बाद हमारे पास आया FIR लिखवाने। वरुण, हम कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन रवि अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? वो तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर था। उसको तो ये तक नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी काम कहाँ करती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कोई केस ही नहीं था, एक औरत का निजी फैसला था जो अपनी पारिवारिक जिंदगी से तंग आकर कहीं चली गई थी। फिर एक मोड़ पर हल्का सा मिसिंग केस का एंगल जुड़ा, लेकिन अब कविता की लाश के पोस्टमार्टम के बाद यह साबित हो गया था कि यह एक मर्डर केस है। लेकिन अब भी यह केस नतीजे से कोसों दूर था।
कत्ल की वजह, कातिल और क्या हुआ था कविता के साथ, इसका पता चलना अभी बाकी था। क्या बात है पाटिल साहब, आज आप अपनी फिलॉसफी नहीं सुना रहे? हाँ? कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूं। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है और तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। किस बात की सजा सर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। ये ठीक नहीं है सर। आखिर मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैंने कविता की मदद करनी चाहिए। वो कोई गलत कदम ना उठा रहे, इसलिए मैं उसे गणपतिपुले ले गया जहां वो जाना चाहती थी। अब वो वहां से अचानक गायब हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? अब इतने समय बाद आप कह रहे हैं कि आपको उसकी लाश मिली है बंबई में, किसी ने मार डाला बेचारी को। लेकिन सर इससे मेरा क्या लेना देना? अभी भी तुम हमें पूरा सच नहीं बता रहे, और अगर तुमने मुझे पूरा सच... मेरा सच नहीं, आपकी तहकीकात अधूरी है सर। आप मुजरिम को पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उस जुर्म में जो मैंने नहीं किया किसी और ने किया हुआ। लगातार 3 दिनों तक दीपेश की काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो अपने बयान पर अड़ा रहा। ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा था जो इस केस को उसके नतीजे तक पहुंचा सके। इस दौरान कविता का पति रवि पुलिस स्टेशन आता रहा, इस सवाल का जवाब जानने कि आखिर दीपेश ने कविता को क्यों मारा, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सर, हम लोग अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि कविता गणपतिपुले गई थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कविता गणपतिपुले गई ही ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो गौरव? सर, ये दीपेश अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसने हर चीज को पहले से प्लान किया था और उसी प्लान के मुताबिक हर कदम उठाया गया। मतलब पे झूठ पर सच का रंग लगाया। दीपेश ने हर चीज प्लान की थी। जी हाँ सर, यहां तक कि कविता के मोबाइल का गणपतिपुले में होना, ताकि हम लोग ये समझें कि कविता गणपतिपुले में थी, जबकि शायद वो यहीं थी, मुंबई में। घबराओ मत संध्या, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरा। ये लोग मुझे खामखा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, देख लेना। संध्या, संध्या रो मत। नो सर, हमारा छोटा सा होटल है और सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ नहीं है। 9 जुलाई की रात को दीपेश पाटिल ने जब चेक इन किया तो ये औरत थी उसके साथ? सर, मिस्टर दीपेश यहाँ अकेले ही आए थे और दोनों आईडीज भी उन्हीं के पास थी, तो ये देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि कोई औरत उनके साथ है भी या नहीं। अच्छा, मैं सारे बिल देखना चाहूँ। दीपेश पाटिल ने 2 कप चाय मंगवाई थी। सर, अगर बिल में लिखा है तो डेफिनेटली मंगाई होगी। ये औरत है वो? साहब, इतने लोग आते हैं, सब थोड़ी ना याद रहते हैं। वो आदमी भी पूछ रहा था ये औरत को कहीं देखा क्या। साहब, मेरे को सचमुच में याद नहीं था। उसने 2 नारियल लिए थे, ये याद है? हाँ, वो बरोबर याद है। और रहेगा ही ना साहब, 2 बार आया था मेरे पास, एक ही रिकॉर्ड बजाया जा रहा था। सर, शायद मैं दीपेश के इस खेल को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। दीपेश अपने बयान पे अड़ा है, इसलिए नहीं कि उसका बयान सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने बयान को सच बनाया है। सच बनाया मतलब? एक फिल्म देखी थी मैंने सर, उसका प्लॉट ये था कि एक आदमी कैसे अपनी प्लानिंग के जरिए पुलिस को गुमराह करता है। कैसे? वो सच का भ्रम क्रिएट करता है सर, सच और झूठ की ऐसे मिलावट करता है कि लोग उसके झूठ को सच मान लेते हैं। फिर वो अनजान लोगों को, मासूम लोगों को अपना मोहरा बनाकर अपने झूठ को सच साबित करता है, और वो लोग भी ये मान लेते हैं कि जो भी उन्होंने कहा वो सच है, जबकि वो था झूठ। दीपेश का मुंह खुलवाना है। सच का भ्रम पैदा करके वो सजा से बच निकलेगा, ये उसका भ्रम है, और उसका ये भ्रम मैं उसकी हड्डियों समेत तोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कविता को तूने ही मारा। सारे सबूत तूने प्लान किए हैं।
गणपति पुले जाना तेरा एक प्लान था। कविता कहीं तेरे साथ नहीं गई। तूने पहले कविता को मारा और फिर उसका फोन लेकर तू गणपति पुले गया। गया क्यों नहीं? ये झूठ है सर। झूठ है? हाँ झूठ है। सर आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते सर। ठीक है, नहीं उठाता हाथ। सर 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 ये गैर कानूनी है सर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ का कानून भी मैं हूं। आप इस तरह मुझसे बात नहीं मनवा सकते। सर 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 अभी कुछ नहीं करो, जो भी काम है बाद में। एक मिनट सर, सर ये मेरी बात तो सुनिए। बोलो। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अनिल देशमुख यहाँ आया हुआ है, उस सारी कैदियों से अभी मिलना चाहता है। अभी उसे कहो कि अभी जाए, कल आए। कहना थाना इंचार्ज बिजी है। लेकिन सर बहुत गड़बड़ हो गई है, इसकी चीखें सुनी उसने, शक हो गया उसे। सर हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। फरून, मैं जब तक इसके मुंह से सच नहीं सुन लेता मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। अच्छा, सब इंस्पेक्टर वरुण, आप यही सच्चाई मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे ना? वाह मिस्टर दीक्षित, सोचता हूं डंडे के साथ आपकी एक फोटो ले लूं तो कैसा रहेगा। आपको शायद लगता नहीं हो, लेकिन मुल्जिम भी इंसान होते हैं। आप उन्हें जानवरों की तरह नहीं पीट सकते। देशमुख, मेरे काम में टाइम होता रहा। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। मेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मेरी इजाजत के बगैर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक वकील भी हूं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी। जब जब मुझे पता चलेगा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी मुल्जिम के साथ कानूनी नीति नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं वहां आकर अपनी टांग अड़ाऊंगा। आप ये मत भूलिएगा कि मैं भी आपकी तरह एक कानून का रखवाला हूं। देशमुख, तुम कानून के रखवाले नहीं बल्कि मुजरिमों के रखवाले, जो पैसे लेकर संगीन से संगीन मुजरिमों को कानून से बरी करवाते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है कहते रहिए, लेकिन प्लीज बाहर जाकर, क्योंकि मुझे यहां रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप अपने मुल्जिमों के साथ कैसे पेश आते हैं इसके बारे में, और मैं शुरुआत इनसे करता हूं। वरुण साहब, क्या बताएंगे कौन है ये आदमी? सर मेरा नाम दीपेश पाटिल है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, फिर भी दीक्षित साहब ने मुझे बहुत मारा। कोई गलत केस में फंसा रहा है मुझे। जानता हूं ये तो पुलिस के पुराने हथकंडे हैं। जब असली मुजरिम को ढूंढ नहीं पाते तो जो हाथ लगता है उसको मुजरिम बना देते हैं। क्या कृपा करके आप भी यहां से तशरीफ ले जाएंगे? तो मिस्टर दीपेश। जी सर। क्या ऑफिसर दीक्षित ने आपको मारा? सिर्फ हाथ से नहीं, डंडे से भी मारा सर। वो मुझसे उस जुर्म का जबरदस्ती कन्फेशन करवाना चाह रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। क्या केस है आपका? वरुण, हम इस केस की तह तक पहुंच कर रहे हैं। मिस्टर दीपेश, मैं कल कोर्ट में आपके बेल के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन आप... नहीं, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पूरे केस की स्टडी करके आया हूं। आपकी वाइफ संध्या ने मुझे कांटेक्ट किया था। क्या? संध्या ने? जी। पुलिस के पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आपको इंटरोगेट करने के, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए यही सही रहेगा कि बेल मिलने तक आप जुडिशियल कस्टडी में रहें, ताकि इंटरोगेशन से बच सकें। डरिए मत, मैं हूं। अब बात करते हैं आपके केस की। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके केस में आपके अलावा दूसरा कोई सस्पेक्ट है नहीं। मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ा है आपके खिलाफ सबूत शायद इतने ना हो, लेकिन शक करने की वजह तो है ही। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको खुद को निर्दोष साबित करने के लिए, क्योंकि आप ही वो आखिरी इंसान थे जो मरहूम कविता जाधव के साथ आखिरी बार देखे गए। तो फिर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? देखिए मिस्टर दीपेश, मैं आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, जुडिशियल कस्टडी से भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन छोटी सी अड़चन है। पुलिस को एक क्लू मिला है जो बेल मिलने में प्रॉब्लम दे सकता है। कैसा क्लू? देखिए, 9 जुलाई को आपकी कार मुंबई गोवा हाईवे पर एक टोल नाके पे लगे सीसीटीवी में स्पॉट हुई है। रात का वक्त था, आप कार में अकेले थे उस वक्त। कविता जाधव आपके साथ नहीं थी, और वो होटल अर्पिता लॉज, वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी था नहीं, इसलिए वहाँ से आप बच निकले। लेकिन ये जो टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज है, ये केस को आपके खिलाफ ले जा सकती है। क्या आपने वो फुटेज देखी? नहीं, लेकिन मेरे कुछ सोर्सेज हैं पुलिस में जिसके बारे में मैं अभी आपको बता नहीं सकता। उनके पास ये फुटेज है जिसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि आपकी ये गणपति पुले वाली कहानी जो है वो बनावटी थी। ये नामुमकिन है। देखिए मिस्टर दीपेश,
मैं यहाँ ये तय करने नहीं आया हूँ कि पुलिस के लिए क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। मैं आपका वकील हूँ और मेरा काम है आपको बचाना। आपकी सज़ा में नहीं, आपकी रिहाई में मेरा फ़ायदा है। और देखिए, ये तभी मैं कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, अगर आप कुछ बताना नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन कल जब कोर्ट में मेरे लिए आपके डिफेंस में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आप ही का केस वीक होता चला जाएगा। ऐसी कोई फुटेज हो ही नहीं सकती, कहीं की भी नहीं। नहीं, ये आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने सारी प्लानिंग की थी, फुल प्रूफ प्लानिंग। होटल भी मैंने ऐसा चुना था जहाँ सीसीटीवी ना हो। नहीं मिस्टर दीपेश, देखिए टोल नाके पर सीसीटीवी होते हैं और आपकी कार तो वहीं से गुजरी होगी ना। लेकिन मैं कार से गया ही नहीं था। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मुझे लगता है ना वो शायद कुछ खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। उन्हें खेलने दीजिए उनका खेल, हमारे पास तो हुक्म का इक्का है। प्लीज़। इसीलिए मैं बस से गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीसीटीवी बस के अंदर के लोगों को स्पॉट नहीं कर सकती। मैं कविता का मोबाइल हर जगह लेकर गया था, उसका आधार कार्ड भी मेरे पास था, उसी की कॉपी मैंने होटल में दी थी। अच्छा, मतलब कविता गणपतिपुले गई नहीं थी? नहीं, जब उसने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया था तब मेरा सब कोई इरादा नहीं था उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने का। मैं जानता था उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे उससे हमदर्दी थी और ये हमदर्दी धीमे धीमे मुझे उसके करीब ले गई। वो अपने पति और बेटे से दुखी थी, वो अक्सर अपना दर्द मुझसे बांटती थी। मैं उसका इमोशनल सपोर्ट था, लेकिन उसे सहारा देते देते पता नहीं कब मैं उसकी ओर खींचने लगा। मुझे उसमें एक ऐसी औरत नजर आने लगी जिसे प्यार की जरूरत थी। पता ही नहीं चला बात कब इतनी आगे बढ़ गई और हम करीब आने लगे। हमारा रिश्ता उसके जख्मों का मरहम था और मुझे भी वो पसंद आने लगी थी। लेकिन ये रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता थोड़ी ना था। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, ये तो मेरी जिंदगी है। क्या ये कविता तुम्हारा परिवार तोड़ना चाहती थी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने परिवार से दूर जाना चाहती थी और उसे ऐसा लगता था कि मैं वो जरिया बन सकता हूं जिससे वो अपने परिवार से दूर जा सकती है। दीपेश, तुम मुझसे शादी करोगे? जब उसने पहली बार ये पूछा तब मुझे समझ में आया कि बात इतनी आगे बढ़ गई। लेकिन तुमने मना नहीं किया उसे? मना किया सर, उसे दुख भी हुआ, लेकिन उसे मेरी जरूरत थी और मुझे भी उसकी आदत पड़ गई थी, तो रिश्ता आगे बढ़ता गया। मानता हूं कि उसने जिंदगी में काफी दुख झेले थे, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं था। उसकी उम्मीदें बढ़ने लगी थी सर। धीमे धीमे मजा सजा बनने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी जिंदगी का नर्क मेरी जिंदगी में घुसेड़ देगी और मुझे उसे ऐसा करने से रोकना था। उस फिल्म में मैंने देखा कि एक आम आदमी किस तरह चालाकी से झूठ को सच बना देता है, कैसे अपने जुर्म से बच निकलता है। और कविता ने देखा कि एक आम आदमी अपने परिवार को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। दीपेश, क्या हमारा भी ऐसा परिवार हो सकता है? बस बहुत मजे कर लिए। अब मैं उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहता था और चाहता था कि वो भी मेरी जिंदगी से चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसे मुझ में नजर आ रही थी अपनी जिंदगी की नई मंजिल और मुझे नजर आ रहा था कि मेरा परिवार बिखर सकता है उसकी वजह से। लेकिन ये 9 जुलाई को क्या हुआ था? शाम को 5:30 बजे थे। सारे वर्कर्स जा चुके थे, ऑफिस में सिर्फ मैं और वही थे। देखो कविता, फिर से अपना शादी का पुराण शुरू मत कर देना प्लीज। मैंने तो सोचा था मैं अपने लिए एक नई जिंदगी ढूंढ लूंगी तुम्हारे साथ। वो गलती थी मेरी, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था।
तुमसे हमदर्दी थी मुझे, आई मीन है। हमदर्दी? तुम्हें मुझसे सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द सब सच है, लेकिन उसकी दवा मैं नहीं हूं। तुम्हें डर है ना कि मेरा दुख तुम्हारी जिंदगी को दर्द से भर देगा? अभी से दुख भर दिया है कविता। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे रिश्ता रखा। अब ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया, बोझ। देखो कविता, समझने की कोशिश करो। तुम अपनी फैमिली को छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम उनसे दुखी हो। मैं खुश हूं अपनी फैमिली के साथ। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए थे? मजे करने के लिए? तो क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम मुझसे? शादी कर लूं तुमसे जस्ट बिकॉज हम साथ में सोए? एक बात समझ लो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर को नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अपनी खुशी, अपनी मंजिल कहीं और ढूंढनी होगी। मैं नहीं हूं तुम्हारी मंजिल। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुमसे, मेरी जिंदगी, मेरा ये ऑफिस छोड़ के चली जाओ प्लीज। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए था। तुम्हारे लिए मैं एक टाइम पास। देखो कविता, जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। खुद को विक्टिम बनाकर मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करना। गिल्टी हो? 22 सालों से मैं घुट रही हूं। मेरा दर्द, दुख, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने मैंने खोल के रखी थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म में दिलचस्पी थी। सब कुछ जानते थे तुम, फिर भी तुमने मुझे झूठे वादे किए, ये झूठा दिलासा दिलाया कि तुम मुझे उस नर्क से निकालोगे, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि उस नर्क में वापस चली जाओ। तो क्या चाहती हो मुझसे तुम? अपनी फैमिली को उस नर्क में धकेल दूं? अपनी बीवी को तलाक दे दूं? जब मेरे साथ सो रहे थे तब तो तुम्हें अपनी फैमिली और बीवी याद नहीं आ रही थी। आज अचानक तुम्हें अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है। तुम बहुत बड़े कमीने हो दीपेश। सच तो यह है कि तुम अपनी बीवी से बोर हो रहे थे, इसलिए तुम मेरे साथ आके सोते थे। तुम्हें वो खुश नहीं रख पाती थी ना, इसलिए तुम मेरे पास खुशी ढूंढते थे। क्यों? मिलो तुम्हारी बीवी से, उसे बता तो दूं पतियों को कैसे खुश रखा जा सकता है, या फिर ये बताओ उससे कि उसके पति को मैं इतने टाइम से कैसे खुश रख रही हूं। मुझे धमकी मत देना। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। तुम्हारी जिंदगी पहले से बर्बाद थी। ठीक है, फिर देख लो। अभी जब एक बर्बाद औरत किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की ठान लेती है ना, तो क्या होता है? क्यों डर गए? मैं बहुत डर गया था। वो अपनी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू थी। वो एक चोट खाई हुई औरत थी जो कुछ भी कर सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि उसे रोकना होगा। हाँ, आओ ना केंद्र। ये ड्रम अर्जेंटली पनवेल पहुंचाना है। पुणे से एक पार्टी आ रही है। ठीक है सेठ, मैं देके आता हूँ। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बाहर की पार्टी ना। तुम जरा उठाने में मदद करो। जी। कविता की बॉडी को ड्रम में डाल दिया और उसे पनवेल में एक उजाड़ जगह पे ले गए। यहाँ पे ठीक है सेठ जी, मैं रुकता हूँ ना, आप अकेले कैसे? अरे नहीं, पार्टी से बात हुई है, उनके 4-5 आदमी आ रहे हैं, वो लोग उठा लेंगे। ये लो रखो। अरे इसकी क्या जरूरत है सेठ? रखो, रास्ते में चाय पानी कर लेना, मैं टैक्सी से आ जाऊँगा। जी 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 सेठ।
इस तरह मैंने उससे छुटकारा पाया। फिर मैं ऑफिस आया, सारा खून साफ किया। कविता का बैग मेरे पास था, मैंने उसका मोबाइल लिया। तभी मुझे वो फिल्म याद आई और मेरा दिमाग चलने लगा। अरे कहाँ हो आप? कब से फोन लगा रही हूँ। हाँ, वो मैं जरा बिजी था। अच्छा सुनो, मुझे अभी के अभी गणपति पुले जाना होगा। गणपति पुले? ऐसे अचानक? हाँ, वो एक अर्जेंट काम है, मैं आके बताता हूँ। ठीक है। फिर मैंने कविता के पति को मैसेज भेजा और फोन स्विच ऑफ कर दिया और गणपति पुले के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह मैंने गणपति पुले से कविता के पति को फिर से मैसेज किया, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तो ये साबित हो सके कि कविता गणपति पुले में ही थी। अच्छा खेल खेला है आपने, एकदम एकदम दिमाग से। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस मेरे बयान की सच्चाई जानने गणपति पुले जरूर जाएगी। देखिए मिस्टर दीपेश, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना स्टेटमेंट चेंज मत कीजिएगा। जी। आप निकल आओगे इस केस से, डोंट वरी। दरवाजा खोलना। ए सुनो, नागेंद्र नाम है तुम्हारा? जी। चल, कुछ बात करनी है तुझसे। सर, टेम्पो के ड्राइवर नागेंद्र का स्टेटमेंट ले लिया है। 9 जुलाई की रात को टेम्पो कब और कहाँ था, सारी डिटेल्स मिल गई हैं। वरुण, ड्राइवर के साथ अपने किसी आदमी को उस स्पॉट पर भेजो जहां पर ड्राइवर ने दीपेश को ड्रॉप किया था ड्रम के साथ। कांस्टेबल वाडकर ऑलरेडी निकल चुका है सर, वो पूरे रूट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा। उस इलाके के टोल नाका का सीसीटीवी फुटेज लेना मत भूलना, हो सकता है वहां से हमें टेम्पो की मूवमेंट मिल जाए। इस दीपेश पाटिल के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग केस फाइल करना है। संध्या, देशमुख जी ने बेल की एप्लीकेशन कर दी? देशमुख? कौन देशमुख? तुमने जिसे भेजा था वो वकील? मैंने नहीं तो, उल्टा मैं आपसे पूछने वाली थी कि मैं किसी वकील को कंसल्ट करूं। तो वो कौन था? सर, गुड देशमुख, अच्छी एक्टिंग की तूने। सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा भड़क गया आप पे। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया, झूठा ड्रामा करके झूठे से सच उकलवाया। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे कैसे हो सकता है? अनिल देशमुख नाम था उसका, ह्यूमन राइट्स का भी कुछ काम करता था। पाटिल साहब, वो अनिल देशमुख कोई वकील नहीं, बल्कि हमारे ही डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल है। जी क्या है पाटिल साहब, आपके जैसे क्रिमिनल सोचते हैं कि वो टीवी और फिल्में देखकर क्राइम करने के नए नए तरीके सीख सकते हैं, और उतनी ही चालाकी से उन्हें छिपा भी सकते हैं। क्राइम ना कितनी भी अच्छी प्लानिंग के साथ कर लो, लेकिन अपराधी की एक ही मंजिल होती है, और वो है सलाखों के पीछे। दीपेश, सच बताइए मुझे, क्या किया है आपने? ये सच है, कविता जी परेशान थी अपनी जिंदगी से, तुम दोनों को छोड़कर जाना चाहती थी। उनको लगता था दीपेश के साथ जो वो नई जिंदगी शुरू करेंगी, वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होगी, और दीपेश अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही उसे डर लगा कि उनकी वजह से उसका घर टूट सकता है, उसने उनको मार डाला। हम लोग तो उसके लायक कभी थे ही नहीं, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। दीपेश पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 लगाई गई है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दीपेश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, एक परफेक्ट एलिबी क्रिएट की थी, अपने जुर्म पर पर्दा डालने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन यह फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया। शायद कविता अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकती थी, बजाय एक ऐसे रिश्ते में उलझने के जिसमें नजर आ रहा समाधान दरअसल एक भ्रम था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं और वो अपने तरीके से उसका समाधान खोजता है। इस पर फैसला सुनाने का किसी को कोई हक नहीं है।
लेकिन अपनी समस्याओं से जूझ रहे इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसकी तकलीफ में सहारा देने वाले शख्स की मदद कर पाने की भी एक हद है, एक सीमा है, जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच यही है कि आखिर में इंसान को अपनी तकलीफों का हल खुद ही ढूंढना पड़ता है। अपनी मंजिल, अपनी आजादी को हासिल करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की है और इसे वो किसी दूसरे पर थोप नहीं सकता। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.